हेलो एवरीवन देयर। सो आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। कल के वीडियो में हमने जैसे पढ़ाई किए थे कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, और मैंने कोशिश की थी कि आपको बता पाऊँ कैसे हम एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और किस वे में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमें एक चैप्टर को अच्छे से याद रखने में मदद करेगी, है ना। एंड आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और डिले नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार चैप्टर जो कि है रिजल्ट्स, उसमें आता है। ठीक है, आपके सिलेबस में जैसे कि मैंने बताया था रिजल्ट्स ही है एंड कॉजेज जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो रिजल्ट्स मीन्स अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, रीजंस तो हमने जाना, बट वर्ल्ड वार के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, ऑब्वियसली दैट इज रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में हम लोग का दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस और सेकेंड आता है आपका टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। ओके, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस की मैं अगर बात करूं, ट्रीटी जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब हम लोग का दिमाग में आ रहा होगा एग्रीमेंट। क्या होता है एग्रीमेंट? वो एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम लोग कोई अगर लैंड बाय करते हैं, कोई बिजनेस हो गया, कोई डीलिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। उसी तरह ये जो ट्रीटी था, ये एग्रीमेंट था बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है, जो कि साइन किया गया था 28 जून 1919 में। कहाँ पे? हॉल ऑफ मिरर्स में। ठीक है, हॉल ऑफ मिरर्स जो कि वर्सालिस में है, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सालिस का नाम दिया गया। यहाँ पे टोटल 27 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। ठीक है, 27 कंट्रीज के बहुत ही सारे नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रिप्रेजेंटेटिव्स अगर बात करूँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सारे प्रेजेंट थे और उनके सामने जो टर्म्स थे ट्रीटी ऑफ वर्सालिस को, उसको डिक्टेट किया गया। ओके, तो आगे चलते हुए हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जब आप ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के बारे में पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर हो जाओगे कि यहाँ इस जब ये वार हुआ और आउटकम्स के हिसाब से जर्मनी सबसे ज़्यादा मतलब लॉसेस में रहा, बहुत ज़्यादा लॉस उसको हो गया। तो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में बहुत सारा पॉइंट्स है, आप मैक्सिमम 5 पॉइंट्स याद कर लो, एनफ है। ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट में ये बोला गया कि जर्मनी को गिल्टी बोला गया, कि जर्मनी को ये बोला गया कि आप जितने भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसका मेन रीज़न तो आप ही हो, राइट। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, जर्मनी को कंपनसेशन पे करने के लिए बोला गया। एज ए कंपनसेशन उनको बोला गया एरिया ऑफ द राइन वैली, जर्मनी के अंडर ही आता है एरिया ऑफ राइन वैली, जिसको बोला गया कि आप उसको डीमिलिटराइज किया गया, मतलब वहाँ से मिलिट्री के लोगों को हटाया गया, राइट। उसके बाद जर्मनी का एरिया जहाँ पे जर्मनी को बोला गया एलस्के लॉरेन, वहाँ पे जो सार कोलफील्ड्स था उसको फ्रांस को देने के लिए बोला गया एज ए कॉम्पनसेशन फॉर 10 ईयर्स। इसके अलावा जर्मनी का बहुत लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ऑल्सो। उनके सोल्जर्स का कैपेसिटी को 1 लाख तक घटाया गया, उनका एयरफोर्स को टोटली बैंड कर दिया गया एंड सबमरीन्स का भी मैनेजमेंट उनसे छीन लिया गया। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जर्मनी का जो विक्टोरियस जो पावर था, उनका कॉलोनीज था, सब उनसे छीन गया। तो ये सारी कुछ टर्म्स थी ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में। ओके, सो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के बाद टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट आया। अब हम लोग का जब वर्ल्ड वार हुआ, मतलब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने लॉसेस होगा, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे हम लोग का एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में जैसे मामा, चाचा, पापा, सब कोई है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए चाचा का कुछ लॉस हो गया बिजनेस में, तो अब वो लॉसेस को मेकअप करने के लिए टोटल फैमिली साथ आएगा, उनका हेल्प करेगा। इसी तरह ही कंट्रीज के बीच में हुआ था ये वार, सबका लॉसेस हुआ था, तो ये कंट्री ही एक दूसरे का हेल्प करके खुद को उठाएगा ना। उसी तरह से ये टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुआ। लेकिन जब ये रीअरेंजमेंट हो रहा था ना, तब कुछ डायनेस्टीज जो उस टाइम रूल करते थे, फॉर एग्जांपल हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगारी, और हो गया रोमानोव ऑफ आपका रशिया, एंड कुछ फ्रांस के भी थे, जो डायनेस्टी का रूल टोटल एंड हो गया। इनफैक्ट जो कंट्रीज इन डायनेस्टी के अंडर आते थे वो लोग एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, मतलब टोटल फ्रीडम मिला उनको। एग्जाम्पल अगर बोलो, यूगोस्लेविया हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज। अब ये तो हम लोग टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट पढ़ गए। इसके बाद अब पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं, टोटल पीस की बातें कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका
ठीक है। वो उन्होंने कहा कि हम लोग को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि ये पीस और सिक्योरिटी ऑफ टोटल कंट्री के बारे में ध्यान रखे। तो ये इन्हीं व्यू के अंडर 10 जनवरी 1920 को एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ओके, ये आता है थर्ड पॉइंट ऑफ द रिजल्ट्स में, लीग ऑफ नेशंस। तो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। एंड अब लीग ऑफ नेशंस का मेन एम्स कुछ थे। मेन एम्स यही था कि वो लोग को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखना था, एक कंट्री के लोगों के लिए रेस्पेक्ट रखना था, जो माइनॉरिटीज़ था उनका केयर करना था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वार होने का कोई चांसेस नहीं देना था। वो लोग टोटल प्रिवेंट करेंगे वार होने का जो सिचुएशंस होते हैं उनको। ठीक है, ये मेन एम्स था। और आपका लीग ऑफ नेशंस में मेंबर्स अगर मैं बोलूँ टोटल 45 मेंबर्स, 45 या 47, अराउंड 47 मेंबर्स थे, जिन मेंबर्स में से जर्मनी को अलाउ नहीं किया गया बिकॉज जर्मनी का ऑब्वियसली इतना लॉसेस था, इतना सिचुएशन में था, उसको अलाउ नहीं किया गया। यूएस ने मना किया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली ये लीग ऑफ नेशंस भी फेल हुआ। अगर फेल नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वार ही नहीं होता ऑब्वियसली। अगर इतने ही पीस और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाते देन सेकेंड वर्ल्ड वार होता ही नहीं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हुए। सबसे पहला तो यूएस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लेना नहीं चाहता था, और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे ये लीग ऑफ नेशंस के, वो लोग सिंसियर नहीं थे रिगार्डिंग दिस फैक्ट्स कि हम लोग पीस एंड सिक्योरिटी में ठीक से मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेके वो लोग टोटली सिंसियर नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ, जो कि लीडरशिप, मतलब अच्छे से कोई रूल नहीं कर रहा है तो लोगों में अपने आप ही एक गुस्सा जनरेट होता है और अपने आप ही लीडरशिप ले आते कि भाई वन मैन वन आर्मी काइंड ऑफ चीज़ें हुई। एंड इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस भी फेल हुआ। अल्टीमेटली वो लोग पीस एंड सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल पीस मेंटेन नहीं कर पाए, सो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, सो इतना में ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कोशिश की है कि वेरी सिंपल वर्ड्स में पूरा स्टोरी की तरह पॉइंट वाइज आपको चैप्टर पढ़ा पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस चैप्टर हियर, बट वीडियो यहाँ एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जैसे कि मैंने कहा था, देखिए अभी ये जो वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो रही होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल है, वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होंगी, उनको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। सो सेमेस्टर 2 का टाइम है, मेरा एक ही मोटो है ये वीडियोस बनाने का कि कोई भी बच्चा एटलीस्ट हिस्ट्री में तो ख़राब मार्क लेके ना आए। इट्स वेरी इजी, राइट। सो आपको अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियसली इन अपकमिंग वीडियो, सो वेट टिल देन। थैंक यू।